बंधन प्यार का थर्ड पार्ट। लंच खत्म हुआ तो सबने गौरी को आशीर्वाद दिया और अपने समधियों और समधन के गले मिलने के बाद वहाँ से रुखसत हो गए। अब जाकर गौरी की जान में जान आई। उन्हें ढाल सी सोफे पर जा गिरी। वह तुझे क्या हुआ? उसकी बात सुनकर गौरी ने आंखें खोलकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, रुक जा बच्चों, बहुत उड़ रही थी ना तब से, बहुत मज़े ले रही थी मेरी मजबूरी के। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। इतना कहकर उसने पिलो उठाकर उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से उस पर झपट्टा मारा तो स्नेहा ने तुरंत भागने के लिए अपने कदम उठाते हुए कहा, आए हाय गौरी सा, आपके ससुराल वाले क्या निकले, आपके तो रंग ढंग ही बदल गए। उनके सामने तो बड़ी शालीन शांत जलेबी सी सीधी बने बैठी थी और अब तो तुम चुड़ैल बने मेरे पीछे पड़ गई हो। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसके पीछे भागते हुए गुस्से से कहा, रुको तो स्नेहू, आज तुम्हारी खैर नहीं, बड़े मज़े ले रही हो हमारे। अब देखो, आज हम तुम्हारी सारी मस्ती निकालते हैं। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने गेट की तरफ भागते हुए कहा, अरे वाह, मेरी गौरी तो अभी से अपने सासरे के रंग में ढलने लगी। बस एक मुलाकात और तुम्हारी तो बोली और भाषा ही बदल गई। वो एक बार फिर हंसने लगी। उसकी बात सुनकर गौरी के कदम रुक गए। अपनी बात याद करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर स्नेहा की हंसी सुनते वो गुस्से से उसकी तरफ भागी। तभी गेट पर मयंक के साथ ज्योति जी और कैलाश जी ने कदम रखा तो स्नेहा भाग के उनके पीछे जा छुपी। गौरी उनके सामने थी। अपनी साड़ी को एक हाथ से ऊपर उठाए और अपनी सैंडल को दूसरे हाथ में पकड़े वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। उसका होलिया और हरकत देखकर ज्योति जी ने उसके हाथ से सैंडल छीनते हुए कहा, बड़ी हो जाइए गौरी, कब तक अपना बचपना लिए बैठी रहेंगी। इतना बड़ा संस्कारी घर परिवार मिला है आपको, पर आपकी हरकतें हमें उलझन में डाले हुए हैं कि आप इन रिश्तों को निभा पाएंगे भी या नहीं। उनकी बात सुनकर गौरी उन्हें हैरानी से देखने लगी तो कैलाश जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा, हमें हमारी लाडो पर पूरा विश्वास है। वो हर रिश्ते का मान रखेगी और बड़ी समझदारी से इन रिश्तों को संजो कर रखेगी। हाँ, वो थोड़ी चंचल है, पर आपने सुना नहीं, उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उनके घर को अपनी शैतानियों से खिलखिला कर हंसने पर मजबूर कर दे। हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। और अभी तो वो अपने बाबा के घर में है, तो यहाँ उन्हें किसी बंधन में बंद कर रहने की ज़रूरत ही क्या है। हमें तो हमारी चंचल सी बहती नदी की अटखेलियाँ देखने में बहुत आनंद आता है। उनसे तो ये घर गुलजार है। उनकी बातें सुनकर गौरी मुस्कुरा उठी। अब मयंक ने उसके सर पर हाथ फेरा तो गौरी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मयंक ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड़िया, आपने ये फैसला सोच समझ कर किया है ना। एक आर्मी ऑफिसर की अर्धांगिनी बनना इतना आसान नहीं है। बहुत हिम्मत, समझदारी और धैर्य रखना होगा तुम्हें, और इस रिश्ते को अपने प्यार से सींचकर एक कोमल पौधे से मजबूत पेड़ बनाना होगा। अपने इस नए रिश्ते की नींव को इतना मजबूत बनाना होगा कि बड़े से बड़ा आंधी तूफान का सामना करने के बाद भी तुम्हारा शिव से रिश्ता वैसा का वैसा बना रहे। कोई भी समस्या आपके रिश्ते को नुकसान ना पहुंचा सके। अब गौरी ने बड़ी संजीदगी से पूछा, भैया, आपको अपनी बहन पर डाउट है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि एक आर्मी ऑफिसर के साथ उसके सुख दुख में उसका साथ निभाते हुए अपनी ज़िंदगी को उसके नाम करके जी सके। उसकी बात सुनकर मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बहन इतनी चंचल और शैतान है, उससे कहीं गुना ज़्यादा समझदार है। वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना सोचे नहीं करेगी। अगर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ की है तो वो इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाएगी और इन नए रिश्ते को कभी भी बिखरने नहीं देगी। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसके गले से लगकर कहा, मुझे नहीं पता भैया कि शिव कैसे हैं,
मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, पर मुझे आप पर और अपने महादेव पर विश्वास है। आपने कहा था ना कि आपको शिव मेरे लिए एकदम सही चॉइस लग रहे हैं, तो वो मेरे लिए सही ही होंगे। आखिर महादेव ने गौरी की ज़िंदगी में शिव को भेजा है, तो उन्होंने कुछ तो सोचा ही होगा। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना कहूँगी कि मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी और कभी किसी को अपने मम्मी पापा के दिए संस्कारों पर सवाल उठाने का मौका नहीं दूंगी। अब कहते हैं ना, आपकी बहन बहुत स्ट्रांग है। मैं इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करूंगी कि अगर मैं टूट भी जाऊं तब भी मेरा विश्वास और मेरा समर्पण कम ना हो। गौरी ने भावुकतावश ये बात कही थी और उसकी बात सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। अब ज्योति जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लाडो, जाकर कपड़े बदल लो, हम आपका खाना आपके कमरे में ही भिजवाते हैं। जानते हैं तब सबके सामने आप कुछ खा नहीं पाई थी, तो जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर खाना खाकर आराम कर लीजिएगा। उन्होंने स्नेहा को उसे लेकर जाने को कहा तो दोनों सहेलियां ऊपर चली गई। शगुन का सामान संभाल कर रखने के बाद उन्होंने खाने की प्लेट लगाकर मयंक के हाथ में थमा दी, तो वह मुस्कुरा कर ऊपर की ओर बढ़ गया। रूम में जैसे ही गौरी अंदर आई, उसने तुरंत ही स्नेहा पर झपट्टा मारा, तो स्नेहा चीख कर दूसरी तरफ उछलते हुए बोली, अरे जाने मन, ये काहे गजब ढा रही हो तुम? अब वही मेरा दिल निकल कर लुढ़क जातो। गौरी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ लपकते हुए बोली, रुको रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। कितना परेशान कर रही थी तुम मुझे। मेरी हालत देखकर तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही थी ना? अब जरा अपनी बत्तीसी चमकाओ तो सही। ना हमने तुम्हारी बत्तीसी निकाल कर तुम्हारे हाथ में धर दी तो हमारा नाम भी गौरी सिंघानिया नहीं। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने बेड की तरफ दौड़ते हुए कहा, बस कुछ दिन का इंतजार कर लो, उसके बाद तुम गौरी सिंघानिया नहीं बल्कि मिसेज गौरी शिवान सिंह राठौर बन जाओगी। वो उछल कर बेड पर चढ़ गई तो गौरी भी उसी तरफ भागी और अभी बताती हूँ तुम्हें कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। ना ही स्नेहा संभल पाई और ना ही गौरी का बैलेंस बन पाया, तो दोनों ही धम से बेड पर जा गिरी और एक सेकंड बाद दोनों खिलखिलाकर हंस उठी। दोनों उठकर बैठ गई तो अभी स्नेहा ने उसको अपने गले लगाकर मुस्कुरा कर कहा, मैं बहुत खुश हूँ। सबको देखकर मैं इतना तो कह सकती हूँ कि जीजू बहुत अच्छे होंगे। जब उनका परिवार इतने अमीर होते हुए भी इतने सरल और साफ दिल का है तो वो भी बहुत अच्छे होंगे और मेरी जाने मन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। आखिर मेरी जाने मन है ही इतनी खास कि वो उसे देखने के बाद खुद को उसके प्यार में डूबने से रोक ही नहीं पाएंगे। पता है, जब सब तुझसे तेरी मर्जी पूछ रहे थे और तू चुप सी बैठी थी तो एक पल के लिए मैं घबरा गई थी। बचपन से ही तू हमेशा यही कहती है कि तू कभी शादी नहीं करेगी। मुझे लगा कि तू मना कर देगी, पर जब तूने हाँ कहा, मेरा मन किया कि नाच कर पूरी दुनिया को ये बात चिल्ला चिल्ला कर बता दूं कि मेरी जाने मन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। मैं तुझे बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं आज तेरे लिए। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने उसको गले लगते हुए कहा, जानती हूँ तू मेरी खुशी से मुझसे ज़्यादा खुश होती है। उसकी बात सुनकर स्नेहा उससे अलग हुई और कुछ सोचते हुए बोली, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। रूम में तो तू इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, फिर वहाँ जाकर ऐसा क्या हुआ जो तूने शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि तू लड़के को जानती तक नहीं है। वो सवालिया नज़रे से उसे देखने लगी। उसकी बात सुनकर गौरी के मन में सवाल जन्मा, पर उसका जवाब उसे समझ नहीं आया, तो उसने बेड से उठते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद सब मुझसे हाँ ही सुनना चाहते थे, इसलिए निकल गया होगा मुँह से। और वैसे भी उन्होंने कहा तो है, शादी से पहले हमें एक दूसरे को जानने और समझने का मौका दिया जाएगा। और भैया ने भी तो कहा है कि ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल ठीक है,
इसलिए हाँ कह दिया होगा। उसने इतना कहा कि तभी पीछे से आवाज़ आई, इतना विश्वास है अपने भैया पर। आवाज़ सुनकर दोनों की नज़रें पीछे की तरफ मुड़ गई। सामने मयंक खड़ा था, हाथों में ट्रे लिए और होठों पर मुस्कुराहट सजाए। वो गौरी को देख रहा था। गौरी उसके पास चली गई और उसके हाथ से ट्रे लेकर उसको टेबल पर रख दिया और खुद उसके गले से लगकर बोली, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। आप कभी गलती से भी मेरे बारे में कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। मयंक का चेहरा खिल उठा। उसकी बात सुनकर उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लड़का सच में बहुत अच्छा है और उसका परिवार भी उतना ही अच्छा है। तुम वहाँ खुश रहोगी। उसकी बात सुनकर गौरी उसको सर उठाकर देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, पता है मुझे, आखिर मेरे भैया ने मेरे लिए कुछ फैसला लिया है तो वो गलत कैसे हो सकता है। चलिए अब आप यहीं रुकिए, मैं बस यूँ गई और यूँ चेंज करके आई, उसके बाद आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। मयंक ने हामी भरी तो वो कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई। स्नेहा ने भी खड़े होते हुए कहा, भैया अब मैं चलती हूँ, जल्दबाजी में आ गई थी, मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। मयंक ने हामी भरी तो वो वहाँ से निकल गई। इसके साथ ही मयंक का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर कृतिका कॉलिंग लिखा आ रहा था। नाम देखते ही उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, पुरानी साहिबा को खबर मिल गई। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से खनकती आवाज़ आई, मुझसे कुछ छिप ही नहीं सकता। चलो अब गौरी को फ़ोन दो, तुमसे तो मैं रात को बात करूँगी, अभी मुझे उससे बात करनी है। उसकी बात सुनकर मयंक ने बाथरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए कहा, वो तो अभी नामुमकिन है क्योंकि आपकी प्यारी ननद अभी बाथरूम में है। यहाँ उसने ये कहा और वहाँ बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया तो मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, लो आ गई जिससे आपको बात करनी है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तो दो ना उसे फ़ोन, अभी तक खुद लेकर क्यों बैठे हो। उसकी बात सुनकर मयंक का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाकर कहा, अगर तुम्हें उसी से बात करनी थी तो उसी के फ़ोन पर कर लेती ना, मुझे क्यों फ़ोन किया। जब एक सेकंड भी मुझसे बात करने में आफत आ रही है तो मुझे फ़ोन ही क्यों किया। उसकी बात सुनकर बाथरूम से बाहर आते हुए गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ भैया, किस पर गुस्सा कर रहे हैं आप। उसकी बात सुनकर मयंक उसके पास आया और फ़ोन उसको देते हुए बोला, लो कर लो बात, तुमसे ही बात करनी है। गौरी को तो कुछ समझ ही नहीं आया, वो कंफ्यूज सी, कभी उसे देख रही थी तो कभी फ़ोन को देखने लगी। तो मयंक ने उसे बात करने का इशारा किया। गौरी ने अब फ़ोन कान पे लगाते हुए कहा, हेलो। उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तो मेरी प्यारी ननद ने मेरी भाभी बनने की तैयारी कर ली। उसकी बात सुनकर गौरी ने मुंह फुलाकर कहा, भाभी आप मुझे छेड़ रही है। अब कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अब नहीं करती तुम्हें परेशान, चलो बताओ तुमने शिव की फ़ोटो तो देखी थी। गौरी ने धीमे से कहा, एक बार फिर कृतिका की एक्साइटमेंट से भरी आवाज़ आई, कैसा लगा तुम्हें मेरा भाई, बहुत हैंडसम है ना। सच अगर मैं उसकी बहन नहीं होती तो मैं ही उससे शादी कर लेती, पर अब तो उसका कोई चांस ही नहीं है। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा भाई। उसकी बात सुनकर गौरी ने शिव को याद करते हुए कहा, अच्छा है। कृतिका ने फिर से कहा, तुमने उससे शादी के लिए हाँ क्या सोच कर किया। गौरी मयंक को देखते हुए बोली, भैया और माँ पापा सबकी यही मर्जी थी। कृतिका, मैं भी यही चाहती थी। वो लड़का लाइफ वो कुछ समझता ही नहीं है, लड़कियों से ऐसे दूर भागता है जैसे वो भूत बनकर उससे चिपक जाएगी। उस सन्यासी के लिए तुम्हारे जैसी लड़की की ही ज़रूरत है। वैसे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, पता है सबको लगता है कि वो शाही किस्म का लड़का है, पर वो ऐसा है नहीं, बस अपने मम्मी पापा के आगे कुछ कहता नहीं है। उनकी इतनी इज्जत करता है कि बिना कुछ कहे उनकी हर बात मान लेता है। ऐसा लड़का शायद ही कोई दूसरा हो। भले ही तुमने आज शादी के लिए यहाँ अपने परिवार के लिए की हो,
पर एक बार तुम उसे समझने लगोगी ना, या उससे मिलोगी, तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल तो आप अपने प्यार से बात कीजिए, भैया मुंह फुलाए खड़े हैं। इतना कहकर उसने हंसते हुए फ़ोन मयंक को दिया, तो मयंक ने कड़क आवाज़ में कहा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तो कृतिका ने फ़ोन अपने सीने से लगाकर मुस्कुरा कर कहा, उफ़ तुम्हारा गुस्सा, कितना मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। अब तो तुम तभी मुझसे बात करोगे जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी देर तक तुम मुझसे गुस्सा रह सकते हो। वो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए बेड पर लेट गई। मयंक ने फ़ोन अपने जेब में रखते हुए कहा, आ जाओ तुम्हें खाना खिला दूँ। गौरी उसकी बात सुनकर बेड पर बैठते हुए मुस्कुरा कर बोली, भैया अब भाभी से गुस्सा होने का नाटक कर रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर मयंक की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या करूं, तुम्हारी भाभी पर कभी गुस्सा आता ही नहीं है, तो झूठा गुस्सा दिखाना ही पड़ता है। उसकी बात सुनकर गौरी ने निवाला खाते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं ना। मयंक ने कृतिका को याद करते हुए कहा, पता है जब हमारा रिश्ता जुड़ा था तब हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। जब मैं उसे देखने गया था तो उसके चेहरे से भी ज़्यादा मुझे उसका नेचर पसंद आया था, और धीरे धीरे जैसे हमारी बातचीत हुई हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिला, और अब इस अरेंज जैसा कुछ है ही नहीं। हम दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया है। देखना तेरा और शिव का रिश्ता भी ऐसा ही होगा। अब गौरी ने बस मुस्कुरा कर उसको देखा, पर उसने मन में कहा, पता नहीं वो कैसे होंगे। आई होप कि वो मुझे भी ऐसे ही प्यार करे जैसे आप भाभी से करते हैं। उसके बाद दोनों ने यहाँ वहाँ की ढेरों बात की और साथ में खाना खाया।